हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का पार्ट 1 जिसका की थीम थर्ड जिसका टाइटल है किंगशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज जिसका टाइम पीरियड है 600 BCE से लेके 600 CE तक का। इसका पहले का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से मतलब 600 BCE से लेके 600 CE तक का जो टाइम पीरियड था उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में किस टाइप से चेंजेस आ रहे थे, किस टाइप से जो चेंजेस थे वो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जो एक्सटेंशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, जो फॉरेस्ट लैंड थी, जो फॉरेस्टेड एरियाज थे वो सब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, मतलब कि लोग वहां पे रहना शुरू कर रहे थे। फॉरेस्टेड एरियाज जो वो कम हो रहे थे, एग्रीकल्चरल सिस्टम बढ़ता जा रहा था, फील्ड बढ़ते जा रहे थे, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट बढ़ती जा रही थी, उसमें इमर्स्ड होने लगा था, क्राफ्ट पर्सन्स जो थे वो बढ़ने लगे थे और जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही अनइक्वल होता जा रहा था, जिससे कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा आने लगे थे। इट मीन्स कि कुछ लोग रिच होते जा रहे थे, जो रिच थे वो रिच होते जा रहे थे, जो पुअर थे वो पुअर होते जा रहे थे। इस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री थी उसको जो है मेनली कंस्ट्रक्ट किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, कुछ ट्रेडिशन से, कुछ जो है उन प्रोसेसेस को, जो टेक्स्ट थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उन सबको पढ़ के समझ के उससे जो है हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि सोशल बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं उस टाइम पीरियड के, कुछ टेक्स्ट हैं जो कि हमें उस टाइम पीरियड में जो सोशल सिचुएशंस थी, जो उस समय प्रैक्टिसेस की जाती थी, ठीक है, सोशल बिहेवियर क्या था, सोशल सिचुएशंस और सोशल प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में हमें डिटेल में बताती हैं। और मेनली इन सब चीजों को जानने के लिए हम इंस्क्रिप्शंस का यूज करते हैं। उस समय जो टेक्स्ट थे उस टाइम पीरियड के, इन सब चीजों का, इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट का यूज किया हिस्टोरियंस ने इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जब भी हमें इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट मिलते हैं या हिस्टोरियंस को जब भी ऐसे मिलते हैं ये सारी चीजें, तो सबसे मेन हम उसमें ये देखते हैं उन टेक्स्ट के लिए कि वो टेक्स्ट कब कंपोज्ड किया गया, किसने कंपोज्ड किया, किसके लिए कंपोज्ड किया गया। ये इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो उससे हमें पता चलता है उसकी टाइम पीरियड, उसकी वैलिडिटी के बारे में, उसका मतलब कि उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, किस चीज के बारे में लिखी गई है, ये सारी चीजें उससे हमें पता चलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो किस लैंग्वेज में, वो जो इंस्क्रिप्शंस मिला है हमें, वो जो टेक्स्ट मिला है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, उसका लैंग्वेज क्या है, जैसे कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। बहुत सारी स्क्रिप्ट थी उसमें, खरोष्ठी हो गई, प्राकृत हो गई और मतलब पाली हो गई, ये सारी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, ब्राह्मी हो गई। तो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और जो टेक्स्ट होते थे, ऐसा नहीं कि सारे टेक्स्ट, सारे इंस्क्रिप्शन से एक जगह इकट्ठे मिल गए हैं, सब पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनके पीस हर जगह फैले हुए थे। तो उन पीसेस को कलेक्ट करना एक साथ, उनको जो है एक दूसरे के साथ मैच करना, एक रो में रखना, ये सब काम हिस्टोरियंस करते थे पूरी हिस्ट्री को, उस टाइम पीरियड की एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं, फोकस करते हैं महाभारत पे। महाभारत एक एपिक, आप इसको कोलोसल एपिक, इट मीन्स कि बहुत ही बड़ा एपिक, अब तक का ग्रेटेस्ट एपिक आप बोल लीजिए महाभारत है। इसमें 1 लाख वर्सेस हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक ही जगह से पूरा एपिक मिल गया है, सब पूरे टेक्स्ट इसका जो है इंस्क्रिप्शन है वो हमें एक जगह से मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरे वाइड रेंज में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था और इसमें तमाम तरह की सोशल कैटेगरीज के बारे में, सोशल सिचुएशंस के बारे में कंपोज्ड किया गया है। और इसका जो टाइम पीरियड है ये लगभग आज से 1000 ईयर्स बिफोर, यानी कि आज से इतने साल पहले ये कंपोस्ट किया गया है, लगभग कि 500 BC के आसपास ये महाभारत को कंपोस्ट किया गया है। महाभारत जो है वो मेनली, इसकी जो सेंट्रल स्टोरी है वो मेनली 2 कजिन्स हैं, 2 सेट्स ऑफ कजिन्स आप बोल सकते हैं, 2 सेट्स ऑफ कजिन्स, कौरवास पांडवास, आपको सबको महाभारत के बारे में अच्छे से पता होगा। उनके बीच लड़ाई की पूरी कहानी है, पूरा जो एपिक है इसी पे डिपेंड करता है या इसी के इर्द गिर्द आप बोल सकते हैं घूमता रहता है।
और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, बहुत सारे जो है बिहेवियर दिखाए गए हैं, बिहेवियर के नॉर्म्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में चीजें बताई गई हैं, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं वेरियस, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं महाभारत में। तो महाभारत उस टाइम पीरियड की सोसाइटी और सोशल बिहेवियर, सोशल सिचुएशंस, इन सब के बारे में जानकारी कलेक्ट करने का बहुत ही एक, आप बोल लीजिए कि बहुत ही अच्छा सोर्स रहा है। उसके बाद हम आते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग पे, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब ये हेडिंग ही पूरी महाभारत के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाभारत जो है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये। तो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो था हमारा, ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसको स्टार्ट किसने किया, इस पे वर्क सबसे पहले किसने किया। तो हम आते हैं कि एक एक स्कॉलर थे, आप हिस्टोरियन भी बोल सकते हैं, संस्कृतिस्ट हिस्टोरियन, जिनका नाम था वीएस सुक्तांकर। ठीक है, सुक्तांकर ये जो है इन्होंने 1919 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। इनकी लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इनकी टीम में काफी सारे स्कॉलर्स थे, लगभग दर्जन आप उसके आसपास बोल सकते हैं, लगभग इतने स्कॉलर्स थे जिन्होंने महाभारत पे काम करना शुरू किया। इन्होंने बहुत सारे मतलब कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फैले हुए थे डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के, और भी इधर उधर, भाई उस समय तो इंडिया सिर्फ अभी जितना हिंदुस्तान है, अभी जितना इंडिया है, सिर्फ उतना तो नहीं था। इसके आसपास ऊपर अपना अफगानिस्तान, गांधार, आपने महाभारत में सुना होगा, गांधार जो है, गांधारी जो थी वो गांधार नरेश की पुत्री थी। तो बहुत उस समय इंडिया जो था, इंडिया बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ था उस समय का जो हिंदुस्तान, आप आर्यावर्त जो भी बोलिए। ठीक है, तो उस पूरे टाइम पीरियड में, उस पूरे एरिया में जो भी पार्ट थे, जो भी मनुस्क्रिप्ट, जो टेक्स्ट थे, उन सबको कलेक्ट किया गया संस्कृत में, उन सबको एक पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ जो है रखा गया। कुछ जो है किसी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, कुछ अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। उन सबको कलेक्ट करना, उन सबको एक साथ रखना रो में, ये सारा काम इनकी टीम के द्वारा किया गया, इनकी लीडरशिप में। उसके बाद देखते हैं हम इन्होंने कि ये मतलब प्रिपेयर कैसे किया महाभारत को। इसको प्रिपेयर करने के लिए महाभारत को इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया। तो इन्होंने, इनकी टीम ने जो मेथड यूज किया वो किया कंपेयरिंग का मेथड। कंपेयरिंग का मेथड मतलब वर्सेस, यानी कि जो मनुस्क्रिप्ट, जो टेक्स्ट से मनुस्क्रिप्ट्स मिल रही थी, उनमें जो वर्सेस लिखे हुए थे, उन अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो उन सबको क्या किया, एक दूसरे से कंपेयर किया। कुछ मतलब कॉमन मनुस्क्रिप्ट्स थी, कुछ था कि जैसे एक चीज, एक कहानी है, एक पार्ट है कहानी का, वो एक जगह पे खत्म हुआ तो दूसरी मनुस्क्रिप्ट्स में उसी के आगे शुरू हुआ। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा अच्छा इसके बाद का ये है। जैसे कि आप पजल्स देखते हैं, उन सबको जोड़ना एक साथ पूरी कहानी को, तो इस टाइप का काम शुरू किया गया। कंपेयर कर करके एक मनुस्क्रिप्ट्स को दूसरी मनुस्क्रिप्ट से, सारा वर्सेस को कंपेयर कर करके इन्होंने पूरा एक मतलब इकट्ठा पूरा मतलब कि सेलेक्ट किया, जो कॉमन वर्ड्स थे, जो एक के बाद दूसरे जो ऐड हो रहे थे, उस पूरे को इन्होंने सेलेक्ट किया और उन पूरे को इन्होंने एक कॉमन वर्ड्स बनाया और उसको इन्होंने पब्लिश किया। और उसके बाद जो बुक पूरी पब्लिश हुई वो लगभग 13,000 पेज की बुक थी। 13,000 पेज की बुक थी और ये ऑलमोस्ट जो है इसमें 1 लाख वर्सेस थे। 1 लाख वर्सेस थे और लगभग 13,000 जो है पेजेस की बुक थी। और इस पूरे को कलेक्ट करने में, इस पूरे को मतलब कि पब्लिश कराने में, सबको कंपेयर करने में, इस पूरा जो प्रोसेस था इसमें लगभग 47 ईयर्स लगे फ्रेंड्स। इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 47 ईयर्स, इतना टाइम पीरियड लगा इस पूरे महाभारत को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको अलग और भी ज्यादा कि भाई उस टाइम पीरियड पे और जो सोशल हिस्ट्रीज थी उनके बारे में क्या कैसे। तो मेनली जो सोशल हिस्ट्री थी वो हमारी 19th और 20th सेंचुरी में काफी अलग हो चुकी थी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पे हिस्टोरियंस के दिमाग में आया 19th एंड 20th सेंचुरी में कि हमें जो है और भी ज्यादा उस टाइम पीरियड पे जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनके टेक्स्ट को और भी ज्यादा जो और अलग अलग स्क्रिप्ट्स में है और जो अलग ट्रेडिशंस में वर्क्स हैं, यानी कि जैसे हो गया हमारा पाली हो गया, पाली में हमारा वर्क जो है, प्राकृत में जो हमारा वर्क है,
तमिल में जो हमारा वर्क है, इन सब को भी हमें पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में भी, इन ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहिए। ये हमारा लगभग 19वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। तो हिस्टोरियंस ने इन सब लैंग्वेजेस पे भी, इन सब स्क्रिप्ट्स पे भी काम करना स्टार्ट किया और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव होके इस पे काम करना शुरू किया, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में, उस समय की सोशल सिचुएशन, सोशल हिस्ट्रीज के बारे में पता चल पाया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है किंगशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरीड प्रैक्टिसेस। यानी जो किंगशिप थी और उनके मैरिज थे, तो उसमें उनका क्या, फैमिलीज कैसी होती थी, उनके रूल्स क्या थे, प्रैक्टिसेस क्या होते थे, किस टाइप की फैमिलीज होती थी, उनके मैरिजेस के क्या रूल्स थे, वुमेन की क्या, मतलब एक फैमिली में क्या रिस्पेक्ट होती थी, क्या जगह होती थी, ये सारी चीजें हम इस हेडिंग में देखेंगे। तो इसकी पहली हेडिंग जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, ठीक है, कि हमें फैमिलीज के बारे में कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो फैमिलीज को हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। उसमें मेनली हम क्या करते हैं कि ज्यादातर फैमिलीज ऐसा लगता है कि सब आइडेंटिकल हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। फैमिलीज कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती हैं। आप नंबर के टर्म्स में भी ये वेरी करती हैं। आपने देखा हो किसी की फैमिली में 4 मेंबर है, किसी की फैमिली में 3 मेंबर है, किसी की जॉइंट फैमिली है तो भाई उसमें 10-20 मेंबर हैं। तो इस टाइप से फैमिलीज होती हैं। कहीं कहीं पे होता है कि फैमिलीज जो होते हैं उनके जो कि एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, वो सेम टाइप का जो है, एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं वो सेम टाइप का फूड शेयर करते हैं, सेम टाइप के रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उनके जो वर्क्स होते हैं, लिविंग पैटर्न होता है और जो रिचुअल्स करते हैं वो एक दूसरे के साथ, वो अक्सर वो एक दूसरे से जुड़े हुए या एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हर टाइम पे या हर पर्सपेक्टिव में वो एक दूसरे से सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारी फैमिलीज एक दूसरे से अलग होती हैं। उसके बाद फिर क्या होती है, जो फैमिलीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये हैं पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये फैमिलीज का जो नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क्स को आप जितना ज्यादा लार्जर करते जाएंगे तो ये पूरा मतलब कि बहुत ढेर सारी फैमिलीज मिलके रिलेटिव्स बनते हैं, ठीक है। और आप इसका टेक्निकल टर्म लेंगे तो इसको किनफोक बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। किनफोक रिलेटिव्स, यानी रिलेटिव्स क्या होते हैं, सिर्फ आपकी फैमिली तो आपकी रिलेटिव्स होते नहीं है, वो तो आपके अपने सिबलिंग्स होते हैं, आपके भाई बहन, आपके माँ पापा, ये सारी चीज। रिलेटिव्स कौन होते हैं, आपके मामा हो गए, आपके चाचा हो गए, या और आपकी मौसी हो गई, ये सारे लोग क्या है, आपकी बुआ, ये सब क्या है, ये रिलेटिव्स में आते हैं। तो रिलेटिव्स क्या हो गए भाई, उनकी भी अपनी फैमिली है, तो ये क्या है, फैमिली और फैमिली का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये नेटवर्क है। तो इस टाइप का नेटवर्क्स मिलके क्या बन जाता है, ऑल ओवर ये पूरा रिलेटिव्स हो जाता है, जिसको कि किनफोक बोला जाता है, ठीक है। किनफोक क्या होता है, किनफोक मेनली हो गया आपका नेचुरल रिलेशन जो होता है, जो बेस्ड ऑन ब्लड होता है। यानी कि जैसे आपकी मौसी हैं, आपके मामा हो गए, आपकी अंकल आंटी, या आपके जो कुछ भी आप बुआ वगैरह जो भी हैं आपके रिलेटिव्स, वो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि उनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, उनसे आपका नेचुरल रिलेशन नहीं है, आपका उनसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आपका अपने पापा से और आपके पापा का ब्लड रिलेशन उनसे है। तो ये क्या हुआ, ये क्या होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे ब्लड बेस्ड होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लड होते हैं, या आप इसको नेचुरल रिलेशन भी बोल सकते हैं। ये रिलेशंस आप बनाते नहीं हैं, ये आपको नेचुरली मिलते हैं रिलेशंस। यानी आप पैदा होते हैं तभी से आपको पता होता है कि, मतलब आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि अच्छा ये आपके मामा हैं, ये आपके चाचा हैं। तो ऐसा नहीं कि वो रिलेटिव आप चूज करते हैं, वो आपके ब्लड के बेस पे आपको मिल जाते हैं। आप बोल दीजिए कि आपको तोहफे में मिलते हैं वो रिलेटिव्स, ठीक है। जो रिलेशंस वो क्या हो गए, सब आपके रिलेटिव्स हो गए। उसके बाद फिर हम आते हैं, इसमें देखते हैं कि उस टाइम पीरियड पे क्या होता है मेनली, कि जो हमारी अर्ली सोसाइटीज थी, यानी कि जो टाइम पीरियड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, 600 BCE से लेके 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड की जो मतलब सोसाइटी थी, उसमें जो एलीट फैमिलीज थी, नोबल फैमिली आप जिनको बोलिए, एलीट फैमिली, रिच फैमिलीज, उनके बारे में तो हमें इजीली जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो
एलीट फैमिलीज के बारे में ही लिखे गए हैं। जो नोबेल्स थे उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड कैसा था, ये सारी चीजों के बारे में ही लिखा गया है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, उनकी रिलेशनशिप कैसी थी, उनकी फैमिलियल रिलेशनशिप कैसी थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उनका जो है मतलब हिस्टोरियंस को ये इन्वेस्टिगेट करना या एनालाइज करना कि जो किंगशिप और फैमिली थी, उनका जो है एटीट्यूड कैसा था फैमिली को लेके, ये सब इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो मेनली जो टाइम उस टाइम पीरियड पे जो था, अभी भी है बहुत सारी जगहों पे, उस टाइम पीरियड पे मेनली जो हम उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो मेनली पैट्रीलिनी थी, मैट्रीलिनी, ये दो होती हैं। तो उस टाइम पीरियड पे पैट्रीलिनी हुआ करती थी। पैट्रीलिनी होती है जिसमें कि आप देख लीजिए पितृ प्रधान परिवार आप बोल सकते हैं, जिसमें आपके पापा हेड होते हैं। मैट्रीलिनी का मतलब जिसमें आपकी मम्मी हेड होती हैं फैमिली में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस मम्मी ले, ये सारी। तो ये तो बहुत ही कम फैमिलीज में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज पैट्रीलिनी ही होती हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, द आइडियल ऑफ पैट्रीलिनी। यानी पैट्रीलिनी में भी क्या आइडियल है, मतलब इसका एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है आइडियल ऑफ पैट्रीलिनी का। ठीक है, तो इसका सबसे फाइन और अच्छा एग्जाम्पल है उस टाइम पीरियड का महाभारत। महाभारत से हमें पैट्रीलिनी का बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल मिलता है। महाभारत मेनली स्टोरी है, मतलब कि एक स्टोरी है जिसमें कि टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स होते हैं, उनके बीच में जो है लैंड को लेके, पावर को लेके मतलब कि वॉर होता है। ठीक है, मेनली उनकी जो रूलिंग फैमिली थी वो थी कुरु की। ठीक है, कुरुस थे, उनकी रूलिंग फैमिली थी। उनके दो बेटे हो गए, एक पांडव यानी कि पांडवास हो गए और एक कौरवास हो गए। ठीक है, कौरवास, ये पांडवास और कौरवास जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और इन्हीं दोनों के बीच में पूरी बैटल की कहानी है। इनके बीच जो है यही लाइनेज को लेके, मतलब कि अब रूल कौन करेगा, इस बात को लेके इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये फाइनली वार पे आके खत्म होता है, जिसमें कि पांडवास जो है वो विक्टोरियस होते हैं और फाइनली इनको जो है मिल जाती है, आप बोल दीजिए राजगद्दी या जो भी था उस टाइम पीरियड पे। ये उस फिर विक्टोरियस होने के बाद इनकी रूलिंग आ जाती है, ये रूल करना शुरू कर देते हैं। तो मेनली जो महाभारत है उसमें ये दिखाया गया है कि जो जैसे कि पांडवास जो थे वो क्या थे, कुरु जो थे राजा, उनके बड़े बेटे थे। ठीक है, और इसमें भी पांडवास में भी उनके बड़े बेटे थे युधिष्ठिर वगैरह। लेकिन जो कौरवास थे, इनके जो पापा थे धृतराष्ट्र, वो क्या थे, वो छोटे थे पांडव से। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनको जो है राजगद्दी दी गई और फिर इनके बेटों ने उसको जबरन मतलब ले लिया, उन्हें ही चाहिए थी, जो स्टोरी है महाभारत की। लेकिन फाइनली फिर पांडवास और कौरवास में बैटल होता है जिसमें कि पांडवास जीतते हैं और उन्हें उनकी गद्दी वापस मिल जाती है। तो फाइनली फिर से पैट्रीलिनी स्टैब्लिश हो जाती है, यानी कि बड़े बेटे को गद्दी मिल जाती है। उस टाइम पीरियड पे एक और रूल था कि अगर जैसे सन नहीं है, कोई भी किंग है, उसका अगर बेटा नहीं है तो उसका जो भाई होता था वो सक्सीड करता था उसकी गद्दी को। ठीक है, यानी कि अगर कोई है उसको पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्री है, तो पुत्रियों को उस समय पे बेटियों को रूल करने की अनुमति नहीं होती थी, बल्कि उसका जो छोटा भाई होता था वो आगे गद्दी संभालता था, वो रूल करता था। ठीक है, एक इसमें एक्सेप्शनल भी है, एक एग्जाम्पल, या तो उनका जो मतलब भाई या कोई जो किंग्समैन होता था, नोबेल, कभी कभी वो भी जो है कर लेते थे। एक एक्सेप्शनल जो है इसमें वो है प्रभावती गुप्ता, जिसके बारे में आपने थीम 2 में देखा होगा, पढ़ा होगा। प्रभावती गुप्ता ये एक्सेप्शन थी, ये पहली क्वीन थी जिन्होंने राज किया, या बोल लो जिन्होंने जो है रूल किया, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं ऋग्वेदा पे। ऋग्वेदा में भी ये चीज बोला गया है, इस चीज के बारे में टेक्स्ट लिखे गए हैं, मंत्रास लिखे गए हैं, जिससे हमें ये एविडेंस मिलता है, ये पता चलता है ऋग्वेदा से कि उस टाइम पे क्या थी, पैट्रीलिनी थी, यानी कि पुत्र जो बड़ा बेटा होता था वही रूल करता था, और अगर बड़ा बेटा नहीं है तो उसकी जगह पे फिर जो है जो
भाई होता था वो रूल करता था, या जो और किन्समैन होते थे वो सारे के सारे रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी थर्ड हेडिंग पे, जो कि है रूल्स ऑफ मैरिज। यानी उस टाइम पे मैरिज के क्या रूल थे। तो आपने अभी तक तो देख लिया कि जो सन होता है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेट्रीलाइनेज को कंटिन्यू करने के लिए। डॉटर्स का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं होता है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। आज भी ऐसा माना जाता है कि जो वंश होता है वो लड़कों से ही चलता है, लड़कियों तो दूसरों के घर चली जाती हैं तो उनसे कोई वंश चलता नहीं है। तो जो पेट्रीलाइनेज होता है वो चलता है, वो लड़कों से ही चलता है। तो मेनली जो है क्या होती है कि लड़कियों ऐसा मतलब सिस्टम होता था कि जो लड़कियां होती थी, डॉटर्स होती थी, उनकी जो है शादी की जाती थी आउटसाइड, मतलब की जाती थी। यानी उनका एक आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, गोत्रास। ठीक है, तो सेम गोत्र में एक लड़की और लड़के की शादी नहीं हो सकती, तो उनके अपने आउटसाइड गोत्रास में जाके फैमिली के आउटसाइड जाके उनकी शादी की जाती थी। उनके हिसाब से राइट पर्सन से राइट टाइम पे उनकी शादी की जाती थी। और इस सिस्टम को क्या बोला जाता था? एक्सोगेमी बोला जाता था। एक्सोगेमी होता था मेनली कि लड़की की शादी मतलब कि अपने बाहर अपनी जो है एक जो उनकी फैमिली होती थी पूरी सेम गोत्र, उससे हटके किसी डिफरेंट गोत्राज में उनकी शादी करना। ठीक है, इस सिस्टम को हम उस टाइम पीरियड पे एक्सोगेमी बोला जाता था। और जो डॉटर्स होती थी उनका जो है फादर के जो जितने भी रिसोर्सेस थे उस पर कोई क्लेम नहीं होता था। यानी कि फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी या ये सारी चीजें हैं इस पे बेटी का कोई हक नहीं, डॉटर का कोई क्लेम नहीं होता था। ठीक है, कि उसे कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं, उसको गद्दी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बस रहता था कि फादर की उस टाइम पीरियड पे बेटी के लिए ये ड्यूटी होती थी सिर्फ इतनी कि उसकी एक राइट टाइम पे राइट पर्सन से शादी करा देना। इस सिस्टम को पूरा कन्यादान बोलते। ठीक है, अभी भी होता है। अब शादियों में हिंदू जो रीति रिवाज होती है उसमें आप देखेंगे कन्यादान किया जाता है, शादी होती है। तो मनुस्मृति, ठीक है, जो कि कंपाइल्ड की गई 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में। ठीक है, इसमें भी आप इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी कि उस टाइम पीरियड पे जो था मतलब कि कैसे मतलब शादी का क्या सिस्टम था, मैरिज के क्या रूल्स थे, इन सब चीजों के बारे में मनुस्मृति में भी बहुत डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आता है धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। ठीक है, ये मेनली ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज्ड किया गया था। इसमें मेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कि शादी कैसे करनी है, किसको किस तरह की लाइफ जीनी है, किस मतलब सारे जो पार्ट्स हैं, जो कास्ट सिस्टम है वो किस टाइप से कैसे कहाँ पे क्या डिवाइड है, किसको कौन सा काम करना है। ठीक है, आप कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जो भी बोलिए वो सारा चीज इन सब में धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो है इन सब में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी बताया गया है। ठीक है, यानी कि शादी के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि 4 जो है स्टार्टिंग के 4 फॉर्म वो अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और जो बाद के 4 फॉर्म हैं उनको खराब माना जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब कि धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र के अनुसार माना गया है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है गोत्र ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो गोत्र ऑफ द वुमेन ये क्या होता है कि ये मेनली एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस होती थी उस टाइम पीरियड पे, कि जिससे जो है जैसे कि आपने देखा धर्म सूत्रास और जो धर्म शास्त्रास थे इसमें डिफरेंट टाइप की मैरिजेस कैसे मतलब कि ब्राह्मणा, चूंकि ये ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किया गया था तो उन्होंने हर एक पार्ट को डिवाइड किया था। ठीक है, किसका क्या काम है, वर्ण सिस्टम कैसे चलेगा, कास्ट सिस्टम कैसे होगा। ठीक है, उसमें कौन से लोग किस गोत्रास में किस गोत्र में आएंगे, इस सब को बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्लासिफाइड किया गया था। और जो इसमें है क्लासिफिकेशन, ब्राह्मणास का जो क्लासिफिकेशन है उसके द्वारा इन्होंने जो क्लासिफाई किया है गोत्रास को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सेम गोत्र के लोग हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के डिसेंडेंट्स होते हैं। यानी एक के बाद वो दूसरे, एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं सेम गोत्र के लोग। ठीक है, उन्हें अलग अलग गोत्र में ही शादी करनी पड़ती है। सेम गोत्र के लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। और जो होता था, और लड़कियों के लिए जो एक उसमें रूल लिखा गया है, एक रूल जो है, रूल रेगुलेशन जो भी है, वो है कि लड़कियों को, जो वुमेन्स होती थी, उनको उनका शादी के पहले उनके फादर का गोत्र चलता था। ठीक है,
जब उनकी शादी हो जाती थी डिफरेंट गोत्र में, क्योंकि सेम गोत्र के लोग तो शादी कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो जब उनकी शादी डिफरेंट गोत्र में हो जाती थी तो वो अपने गोत्र जो उनका होता था, गोत्र या सरनेम, उसका गिव अप करके वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती थी। यानी कि अब उनका वो गोत्र चलेगा जो उनके हस्बैंड का है। इसके पहले, शादी के पहले उनका गोत्र होता था जो कि उनके फादर का गोत्र होता था, बट आफ्टर मैरिज उनका गोत्र उनके हस्बैंड के गोत्र से हो जाता है, यानी कि वो उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। उसके बाद जो आते हैं हम कि बहुत सारे नेम ऑफ कुछ, मतलब कि रूलिंग ऐसी भी रही है, कुछ ऐसे रूलर भी रहे हैं जिनका जो है गोत्र पे ही उनका नाम रहता था, ठीक है, जो उनका गोत्र होता था वो उसी से रिलेटेड अपना नाम भी रख लेते थे या उसी से भी वो पहचाने जाते थे, ठीक है। नॉर्मली ऐसा वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में होता था, ठीक है। 2nd सेंचुरी BC में आप देखेंगे, आपने गौतमा के बारे में सुना होगा, ऋषि वशिष्ठ के बारे में सुना होगा। तो ये वशिष्ठ और गौतमा क्या है, ये एक गोत्र भी होता है, गौतमी जो है गोत्र होता है, वशिष्ठ गोत्र होता है। तो क्या थे, ये जो सातवाहनास थे, इन्होंने अपना जो है अपने गोत्र को ही अपने नाम में इन्होंने कंसीडर कर लिया था, या बोलो ऐड कर लिया था, ऐसा उस टाइम पीरियड पे था, ठीक है। पॉलीगेमी था, यानी कि शादी का एक ये भी रूल था कि एक आदमी जो है कई, एक साथ तो नहीं पर अलग अलग टाइम पीरियड पे एक साथ कई औरतों से शादी कर सकता है, यानी कि एक बीवी है इसके बावजूद वो दूसरी औरत से शादी कर सकता है, इसको हम पॉलीगेमी बोलते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे पॉलीगेमी भी था। इंडोगेमी होता है, जैसे कि मैरिज के 8 फॉर्म, ठीक है। एक तो एक्सोगेमी आपने देख लिया कि जो आउटसाइड ऑफ गोत्रास, आउटसाइड ऑफ फैमिली शादी होती थी उसको एक्सोगेमी बोलते थे। एंडोगेमी हो गया जो कि विद इन फैमिली की जाती थी शादी, विद इन किन ग्रुप, ठीक है। तो जो नोबेल्स होते थे, मेनली एलीट फैमिली, वो क्या कहते थे, विद इन फैमिली शादी कर लेते थे, ठीक है, तो उसको एंडोगेमी बोला जाता है। पॉलीगेमी होता है, ठीक है, पॉलीगेंड्री होता है कि एक ही बीवी के सेवरल काफी सारे, मतलब 2-3 हस्बैंड होना, इसको पॉलीएंड्री बोला जाता था, ठीक है। तो ये तो उस समय पे आई थिंक कि कुछ खास सिस्टम नहीं माना जाता रहा होगा, या बहुत अच्छे उससे नहीं देखा जाता होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आते हैं कि उस टाइम पीरियड पे मदर्स की क्या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। मदर्स उस टाइम पीरियड पे उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, या आप बोल लीजिए कि उस टाइम पीरियड पे क्या स्थिति थी मदर्स की या औरतों की, इससे भी पता चलता है, ठीक है। तो मेनली जो वेस्टर्न इंडिया और दक्कन में जो सातवाहनाज रूलर थे, उनके टाइम पीरियड पे आप देखेंगे उनकी रूलिंग टाइम पे कि मदर्स की कंडीशन या वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। उनके नाम आप देखेंगे तो उनके नाम के आगे जनरली देखने को मिलता है कि फादर का नाम सन के नाम के आगे या पीछे लगा होता है, लेकिन सातवाहनास जो थे वो जो रूलर थे, वो उनका जो मेट्रोनिमिक्स था, मेट्रोनिमिक्स का मतलब होता है कि उनका नाम उनकी माँ के नाम से डिराइव्ड होता था, इसको बोलते हैं मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स का मतलब है कि माँ के नाम से उनका नाम डिराइव्ड होना, ठीक है। तो आप जैसे सातवाहनास रूलर्स हैं, आप उनके नाम जैसे देखेंगे, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये पूरा नाम था। तो गौतमी पुत्र, गौतमी एक गोत्र भी होता है, ठीक है, और गौतमी उनकी माँ का भी नाम था, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ये पूरा नाम होता था। वशिष्ठी पुत्र हो गया श्री पुलमयी, ठीक है, इस टाइप के नाम होते थे लंबे लंबे, मतलब माँ का नाम पहले जुड़ा होता था, उसके बाद जो बेटा होता था उसका नाम होता था। और उस टाइम पीरियड पे जो सक्सेशन ऑफ थ्रोन था, यानी कि एक के बाद जो थ्रोन जो है मिलता था, वो उस टाइम पीरियड पे या सातवाहनास के टाइम पीरियड में वहां पे भी पेट्रीलिनियन ही था, यानी कि बाप के बाद बेटे को ही गद्दी मिलती थी, ऐसा कहीं पे नहीं है। मतलब एक एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए प्रभावती गुप्ता का, इसके अलावा कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पे जो थ्रोन का सक्सेशन है वो लड़की के द्वारा या बेटी के द्वारा किया गया हो। मेनली हर जगह पेट्रीलिनियल ही दिखाई देता है सक्सेशन ऑफ थ्रोन। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।